गति 100 प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनावों के नतीजे कुल मिलाकर बीजेपी के लिए संतुष्टि और विपक्ष के लिए निराशा का ही सबब बनते दिख रहे हैं। 3 में से 2 राज्यों नागालैंड और त्रिपुरा में उसे सफलता मिली। मेघालय में, जैसा कि एग्जिट पोल में भी कहा गया था, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। पूर्वोत्तर के इस जनादेश की अलग अलग तरह से व्याख्या की जा सकती है, लेकिन एक तथ्य जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता वह यह है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों को जितनी तवज्जो दी उतनी शायद ही किसी और पीएम ने दी हो। न सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया गया बल्कि नॉर्थ ईस्ट केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है, इसका हर संभव तरीके से एहसास कराया गया। बहरहाल इन चुनाव परिणामों का राष्ट्रीय राजनीति पर वैसे तो कोई खास असर नहीं होना है, लेकिन त्रिपुरा पर ज़रूर सबकी नज़रें लगी हुई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वहां 2.5 दशक से लगातार सत्ता पर काबिज लेफ्ट फ्रंट को पराजित कर सरकार बनाई थी। इस बार जहां विपक्ष अपने इस खोए हुए दुर्ग पर वापस कब्जा करना चाहता था, वहीं बीजेपी के लिए चुनौती थी कि वह अपनी जीत को टिकाऊ साबित करे। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने गठबंधन पर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का साझा संकल्प जाहिर किया, तो बृहत टिपरालैंड की मांग को लेकर गठित हुए क्षेत्रीय दल टिपरा मोठा ने लड़ाई को तिकोना बना दिया था। लेकिन चुनावों को लेकर बीजेपी किस कदर चुस्त चौकन्ना रहती है और कैसे विपक्ष इस मोर्चे पर उसके आसपास भी नहीं ठहरता, यही बात त्रिपुरा में मतगणना के दिन एक बार फिर साफ हो गई। शुरुआती रुझानों में प्रचंड बहुमत हासिल करती दिखने के बाद जब बीजेपी की सीट संख्या नीचे खिसकती हुई 24 तक पहुंच गई, तब ऐसा लगने लगा कि करीब 15 सीटों के साथ टिपरा मोठा किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी। यानी यह पार्टी चाहे तो लेफ्ट कांग्रेस की भी सरकार बनवा सकती है। तत्काल बीजेपी के लोग सक्रिय हो गए और बातचीत के बाद टिपरा मोठा को आश्वस्त किया गया कि ग्रेटर टिपरा राज्य के अलावा उसकी सारी मांगें बीजेपी को मंजूर है। उसके बाद यह खबर आई कि अंतिम रिजल्ट में बीजेपी को बहुमत मिल जाता है तो भी वह टिपरा मोठा के साथ मिलकर ही सरकार बनाएगी। इस दौरान विपक्ष की ओर से ऐसी कोई पहल नहीं नज़र आई। हालांकि विधानसभा चुनावों के लिहाज से यह पूरा साल खासा अहम है। 6 और राज्यों के विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। इनमें कर्नाटक के साथ ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं। जाहिर है वहाँ चुनौतियाँ भी अलग होगी, लेकिन विपक्ष नहीं संभला तो हाथ आए मौक़ों के बावजूद कामयाबी पाने की उम्मीद नहीं कर सकता। यह कोई छिपी हुई बात नहीं कि
जर्मनी के साथ भारत के रिश्ते अन्य यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस के मुकाबले पीछे रह गए। जर्मनी का चीन को ज़्यादा तवज्जो देना भी इसकी एक वजह है, लेकिन यह स्थिति तेज़ी से बदल रही है। दिलचस्प संयोग कहिए कि चांसलर ओलाफ शोल्ज की पहली भारत यात्रा तभी हुई जब यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा हो रहा था। यूक्रेन पर रूसी हमला इसी लिहाज से भी ऐतिहासिक है कि यह जर्मनी की सुरक्षा नीति में बदलाव का कारण बना। इसी बदलाव की वजह से जर्मनी ने सामरिक मामलों को लेकर दशकों से चली आ रही उदासीनता छोड़ने का फैसला किया। इसकी तस्दीक अपना रक्षा खर्च बढ़ाकर जीडीपी के 2% करने के जर्मनी के इरादे से भी होती है। यूक्रेन युद्ध और चीन के आक्रामक रुख ने व्यापार के जरिए बदलाव लाने के जर्मनी के नज़रिए को सवालों के घेरे में ला दिया, जिससे वहाँ ऊर्जा और व्यापार के मामले में निर्भरता कम करने पर गंभीर पुनर्विचार शुरू हो गया। रूस और चीन के साथ रिश्तों में बढ़ती अनिश्चितता के कारण पूरे यूरोप में समान विचार वाले देशों के साथ मूल्य आधारित साझेदारी कायम करने का आग्रह बढ़ रहा है, जिससे जर्मनी और भारत के करीब आने के मौके भी बने हैं। अब चूँकि भारत भी रूस पर सैन्य निर्भरता घटाने की सोच रहा है और जर्मनी भी अपनी हथियार निर्यात नीति पर पुनर्विचार कर रहा है, तो जर्मनी भारत का अहम डिफेंस पार्टनर बन सकता है। बैठकों में जिन मुद्दों पर बात हुई उनमें मिलिट्री हार्डवेयर का मिलजुल कर विकास और तकनीकी हस्तांतरण के अलावा $5.2 अरब का वह समझौता शामिल है जिसके मुताबिक जर्मनी भारत में संयुक्त रूप से 6 पारंपरिक पनडुब्बी का निर्माण करने वाला है। फिर भी जरूरी है कि दोनों देश अपनी अपेक्षाओं को ज़मीनी हकीकतों से जोड़कर रखें। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता से जुड़ी साझा चिंताओं के बावजूद यह सच्चाई है कि जर्मनी चीन के साथ सरहद साझा नहीं करता, जबकि भारत का उससे सीमा को लेकर झगड़ा है। इतना ही नहीं, जर्मनी का चीन पर से विश्वास भले ही उठ गया हो। 2022 में हुई शोल्ज की चीन यात्रा को याद करें तो उसमें यह स्पष्ट हो गया था कि जर्मन इंडस्ट्री चीन के बाज़ार से किस हद तक जुड़ी हुई है। मगर भले ही शोल्ज चीन से डीकपलिंग को मुश्किल बता रहे हों, अच्छी बात यह है कि जर्मनी व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत चीन पर नई आधिकारिक रणनीति का प्रारूप तैयार कर रहा है। जर्मनी यूरोपियन यूनियन में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है। इस लिहाज से भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की दोबारा शुरुआत से जो एजेंडा उभरा है उसमें स्वाभाविक ही व्यापार केंद्र में है। पिछले साल ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग की शुरुआत से क्लीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में सहयोग इस पार्टनरशिप के मुख्य स्तंभ के रूप में सामने आया है। जर्मनी में स्किल्ड मैन पावर की कमी के मद्देनज़र मोबिलिटी
और माइग्रेशन का मुद्दा भी फोकस में है। इस बिंदु पर टेक्निकली स्किल्ड इंडियंस उसके लिए खासी उपयोगी साबित हो सकते हैं। स्टॉप।